नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 36 है दोस्तों, संभवतः 36 ही है। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं आप लोगों ने तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी प्रश्न आप लोग को मिल रहे हैं, और यह जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है घटना चक्र की टीजीटी पीजीटी नेट के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। और यह 36वां सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर चले जाइएगा। और 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ जो आपका टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के लिए है, डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ जो आपका ज्योग्राफी के लिए है, टीजीटी पीजीटी नेट के लिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। साथ ही साथ बता दूं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए टीजीटी पीजीटी नेट किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 71 देखिएगा, मौर्य काल में सीता कर लगाया गया था। सीता कर क्या था? तो राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि भूमि पर सीता कर लगाया जाता था। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। इसका व्याख्या देख लीजिएगा। मौर्य काल में सीता कर राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित कर था जो कि गांव की कृषि भूमि पर लगाया जाता था। राजकीय भूमि से होने वाले आय को सीता कहा जाता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले प्रधान अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। प्रश्न 72 देखिएगा, धर्म शब्द का रूपांतर धम्म संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? धम्म प्राकृत भाषा से संबंधित है। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृतिक भाषा में रूपांतर है। अशोक के द्वितीय स्तंभलेख से धम्म के बारे में जानकारी मिलती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, डी.आर. भंडारकर महोदय अशोक के धम्म को उपासक बौद्ध धर्म कहते हैं। रोमिला थापर के अनुसार अशोक का धम्म उनकी निजी कल्पना थी जो कि उनके प्रशासनिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार धम्म प्रचार के लिए अशोक ने कई देशों में धर्म प्रचारक भी भेजे थे। प्रश्न 73 देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो कनिष्क का राजाभिषेक जो होता है यह 78 ईस्वी के लगभग होता है। कलिंग का युद्ध जो होता है बहुत पहले होता है और 261 ईसा पूर्व करीब होता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्यकाल 4वीं सदी के करीब है। अशोक की मृत्यु ये आपका, तो देखिए सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहले होगा कलिंग का युद्ध, उसके बाद होगा अशोक की मृत्यु, उसके बाद होगा कनिष्क का राजाभिषेक, उसके बाद होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्यकाल। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। देखिए कलिंग की युद्ध 261 ईसा पूर्व में, अशोक की मृत्यु जो होती है 232 ईसा पूर्व में, कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्यकाल जो होता है सबसे बाद में होता है। अशोक के दूसरे शिलालेख से पता चलता है कि चोल चेर पांड्य सतीपुत्र उसकी सीमा से बाहर हैं। दूसरे शिलालेखों में जानकारी मिलती है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा था। यहाँ तक कि अंग्रेजों के क्षेत्र से भी बड़ा था। सबसे बड़ा साम्राज्य अगर कोई भारतीय इतिहास में था तो वह मौर्य साम्राज्य ही था। सौराष्ट्र की स्थिति अर्ध स्वतंत्र प्रांत की थी। चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त तथा अशोक के समय दुशासन यहाँ का प्रशासक था। प्रश्न 74 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन काल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? तो कौन था प्रांतीय गवर्नर सौराष्ट्र का? तो वह था पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त था। अशोक के समय में दुशासन यहाँ का प्रशासक था। सुदर्शन झील गिरनार में स्थित है गुजरात में। ये झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उसके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था। प्रश्न 76 देखिएगा, भारत का निम्नलिखित में से कौन वर्तमान मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था? कौन वर्तमान मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं है? तो केरल और तमिलनाडु जो थे वह मौर्य साम्राज्य के अंग नहीं थे। केरल और तमिलनाडु, बाकी समस्त भारत मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। प्रश्न 76 देखिएगा, इसका व्याख्या देख लीजिएगा। राजतनगढ़ी से पता चलता है कि कलिंग मौर्य साम्राज्य का अंग जहां अशोक ने श्रीनगर नामक नगर बसाया था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से पता चलता है कि चोल चेर पांड्य सतीपुत्र उसकी सीमा से बाहर थे। दूसरे शिलालेख में इसकी जानकारी होती है। अतः स्पष्ट है कि केरल और तमिलनाडु मौर्य साम्राज्य के अंग नहीं थे। प्रश्न 76 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में नहीं था? तो कौन नहीं था? अफगानिस्तान था, बलूचिस्तान था, बंगाल भी था, तमिलनाडु नहीं था। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हो सका। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य जो था वह नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेशों तक था। रुद्रदामन के जो अभिलेख थे पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित करते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार थे। उसकी मृत्यु के पश्चात उस साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक हो गया था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक हो गया था।
प्रश्न 77 देखिएगा, दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो वह कौन हिस्सा नहीं था? तमिलनाडु हिस्सा नहीं था। प्रश्न 78 देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी कौन थे? राजस्व व्यवस्था की देखरेख कौन करता था? तो सन्निधाता, देखिए समाहर्ता जो होता था, जो राजस्व व्यवस्था की देखभाल करता था, समाहर्ता। और सन्निधाता तो जो था वह राजस्व संग्रह का अध्यक्ष था। सन्निधाता, राजकीय कोषागार का अध्यक्ष जो था वह सन्निधाता था, जबकि समाहर्ता जो था वह वसूलने का काम, रिकॉर्ड रखने का काम यह समाहर्ता करता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था। उसका मुख्य कार्य राजस्व इकट्ठा करना, आय व्यय का विवरण करना तथा वार्षिक व्यय था। जबकि संधिदाता जो होता था वह राजकीय कोषागार का अध्यक्ष होता था। सन्निधाता राजकीय कोषागार का मुख्य अधिकारी होता था, कोषाध्यक्ष होता था। स्थानीय ग्रामों से भू राजस्व इकट्ठा करता था, जबकि उसे लिखने का कार्य गोप करता था। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्थशास्त्र में रक्षिन अर्थात पुलिस का उल्लेख किया गया है। एरियन ने रक्षिन को ओवरसीयर, स्ट्रेबो ने इसे इंस्पेक्टर कहा है। प्रश्न 79 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो मिला लीजिए। मेगस्थनीज जो आया था मौर्य वंश में आया था, राजदूत था। फाहियान जो आया था गुप्त वंश में आया था। हिंसांग जो आया था पुष्यभूति वंश हर्षवर्धन के काल में आया था। मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य, तो फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हिंसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। हिंसांग के अन्य नाम भी थे युवान च्वांग। युवान च्वांग जो था नाम था, हिंसांग का नाम था। इसे युवान च्वांग या स्वान चांग आदि बोलते हैं। यात्रियों में राजकुमार इसे कहा जाता है। मेगस्थनीज के अनुसार बिक्री कर न देने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार जो बिक्री कर नहीं देता था, जो दुकानदार, उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। प्रश्न 80 देखिएगा, बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? तो अशोक का अभिलेख किस गुफा पर नहीं है? तो सुदामा झोपड़ी पे है, विश्व झोपड़ी है, कड़ चौपार भी है, लोमस ऋषि गुफा पर नहीं है अशोक के अभिलेख, क्योंकि यह जो गुफा है यह अशोक ने नहीं बनवाया था, जबकि इन तीनों को अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने बिच्छुओं को रहने के लिए गुफाओं के रूप में विहार बनवाए थे। यहाँ प्राप्त गुफाओं में कड़ चौपार, सोदामा, विश्व झोपड़ी अशोककालीन गुफाएं हैं जिनमें अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जबकि लोमस ऋषि की जो गुफा है वह दशरथ के समय निर्मित की गई थी, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। स्थापत्य की दृष्टि से सबसे अच्छी गुफा लोमस ऋषि गुफा है। इसमें कोई भी लेख खुदा नहीं है। लोमस ऋषि गुफा में किसी प्रकार का कोई लेख नहीं है। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 81 देखिए, किस अभिलेख में अशोक बौद्ध धर्म किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो बुद्ध धर्म संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है भाबरू लघु शिलालेख में। भाबरू में ही अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण भी मिलता है, ध्यान रखिएगा। और तो किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो भाबरू लघु शिलालेख में। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। भाबरू या बैराट अभिलेख अशोक का नाम, इसमें देखिए भाबरू या बैराट अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। इस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। इसी अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है भाबरू लघु शिलालेख में। प्रश्न 82 देखिएगा, बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? तो भाबरू लघु शिलालेख में। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 83 देखिएगा, अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है? तो बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी किसमें मिलती है? तो भाबरू लेख में, 13वां शिलालेख में, 7वें शिलालेख में। इस तीनों में बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है। मतलब उपयुक्त सभी जो होगा। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अशोक के शिलालेखों में प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख है। भाबरू अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ का उल्लेख है। इसके अभिलेख पर धर्म के जिन गुणों का उत्कलन करवाया गया है ये दिग्ग निकाय के सिगालोवाद सूत्र में संग्रहित बुद्ध के उपदेश हैं, जिन्हें बुद्ध ने साधारण गृहस्थों के लिए अनुकरणीय बताया है। इसी कारण इस सूत्र को गृहस्थों के लिए उपदेश भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में ये माना है, इसका उत्तर ये माना है, जबकि देखा जाए तो तीनों होगा सही। प्रश्न 84 देखिएगा, अशोक के 14 शिलालेख पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं अशोक के 14 शिलालेख? अशोक के 14 शिलालेख, 14वां शिलालेख ऐसे होना चाहिए। 14वां शिलालेख जो पाया गया है वो कहाँ पाया गया है? तो गिरनार में। गिरनार में अशोक के 14वां शिलालेख पाया गया है, गिरनार में। टीजीटी परीक्षा में तरीके से पूछा गया यह प्रश्न है। 14 शिलालेख विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शहबाजगढ़ी जो पेशावर जिला में स्थित है। मानसहरा जो है हजारा जिला में स्थित है। कालसी जो है देहरादून जिला में स्थित है।
उत्तराखंड में, गिरनार जो है कठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप स्थित है, धौली जो है उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, और जौगढ़ जो है उड़ीसा के गंजाम जिले में है, एरगुड़ी जो है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में है, सोपारा जो है महाराष्ट्र के थाना जिला में स्थित है। इस तरह से अभिलेख पाए गए हैं और इस व्याख्या को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न 85 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? मतलब सभी धर्मों में एकता होनी चाहिए, यह बात कौन सा शिलालेख कहता है? तो 12वां शिलालेख कहता है। धार्मिक सामंजस्य के बारे में कौन सा शिलालेख कहता है? 12वां शिलालेख। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अशोक का 12वां शिलालेख से धार्मिक सामंजस्य के विषय में जानकारी मिलती है। उसमें अशोक कहता है कि सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम है, लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। ऐसी बात अशोक ने कही है 12वें शिलालेख में। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और 5500 क्वेश्चन का जो पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के लिए डाउनलोड कर लीजिएगा। 6000 क्वेश्चन का पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी नेट ज्योग्राफी के लिए, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। अगर किसी प्रकार का कोई हैंड रिटेन नोट्स चाहिए टीजीटी पीजीटी नेट के लिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल दोस्तों है चार्जेबल है। धन्यवाद आप लोग को।